फ्रेंड्स, आज हम कवर करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 पॉलिटी चैप्टर 2 विविधता एवं भेदभाव। और हम फर्स्ट चैप्टर कर चुके हैं। आप लोग ने अगर वीडियो नहीं देखी है तो देख सकते हैं। चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था विविधता, जिसमें हमने जाना था कि भारत एक विविधता भरा देश है। विविधता में एकता, या कह सकते हैं अनेकता में एकता। हर राज्य, भाषाई स्तर, सांस्कृतिक स्तर, खान पान, पहनावा, विभिन्न जातियाँ, धर्म, लेकिन इसके साथ साथ जो है समानता भी देखने को मिली। रीति रिवाज, त्योहार, विभिन्न धर्म, लेकिन समानता भी है। आज जो चैप्टर है विविधता एवं भेदभाव, देखिए विविधता के साथ साथ भेदभाव भी जो है वो पनपा है और आज भी यह मौजूद है। वीडियो के अंत में भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिखे हुए हैं, आप उन्हें भी पढ़ सकते हैं। ठीक, यहाँ पर बताया जा रहा है कि हम क्या हैं, हम कैसे हैं। कई चीज़ों पर निर्भर करता है कि हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं और कौन से उत्सव मनाते हैं। इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल और उसके इतिहास का असर पड़ता है। देखिए, ऐतिहासिक के बारे में हमने बताया था, इतिहास का जो असर पड़ता है। जब वास्को डी गामा पानी के जहाज से जो है केरल पहुंचा था, तब पुर्तगालियों को यूरोप से भारत तक के जो समुद्री मार्ग की जानकारी उन्हें प्राप्त हुई। और इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण क्या है कि केरल के लोग जो है विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें जो है यहूदी और इस्लाम एंड हिंदू और बौद्ध, इन सब के बारे में हम कल चर्चा कर चुके हैं। तो आप लोग जो है उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा इस चैप्टर के बारे में। ठीक, देखिए, यह विविधता हमेशा खुश होने के कारण नहीं बनती है। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं अस्वस्थ महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो यानी कि हमसे बहुत भिन्न हैं, क्या है, हमसे बहुत भिन्न है, तो हमें वे बहुत अजीब, अपरिचित लग सकते हैं। कई बार हम समझ नहीं पाते, यह जान नहीं पाते हैं कि वे हमसे अलग क्यों हैं। लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह की एक राय बना लेते हैं। यहाँ पर हम जानेंगे पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह क्या होता है? देखिए, एक खास क्या है, राय बना लेते हैं। पूर्वाग्रह होता है, अगर आपने ये सुना होगा कि लड़के जो है रोते नहीं हैं, लड़के रोते नहीं हैं, लड़के रोते नहीं हैं, लड़के रोते नहीं हैं। तो क्या है, एक ये पहले से ही एक धारणा बना ली है मन में कि लड़के रोते नहीं हैं। अगर कोई लड़का रो भी रहा है तो उससे कहा जाएगा क्या लड़कियों की तरह रो रहा है, अरे लड़के तो मजबूत होते हैं, लड़के रोते नहीं हैं। तो इस तरह का आपने स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा देखा होगा, पढ़ा होगा। और जब आपका कोई दोस्त अगर रोता होगा तब आप उससे भी ऐसे ही कहते होंगे। ठीक है, अब दूसरी बात, अगर कोई एक इंसान अंग्रेजी बोलता है, क्या है, अंग्रेजी बोलता है, और एक जो है वो हिंदी बोलता है, एक इंसान अंग्रेजी बोलता है और एक हिंदी। अब आप जो सबसे पहले प्राथमिकता देंगे वो अंग्रेजी वाले को देंगे कि ये तो बहुत होशियार होगा, बहुत समझदार होगा, बहुत पढ़ा लिखा होगा। तो क्या है, एक माइंड में एक ऐसा विचार आपने अपने अंदर समा लिया है कि जो अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी जानते हैं, वही जो है सब कुछ, बहुत उनके अंदर बहुत नॉलेज होती है। जो हिंदी जानते हैं, शुद्ध हिंदी जानते हैं, वो कुछ नहीं है। जैसे ही कि लड़कियां जो हैं मैथ में कमज़ोर होती हैं, क्या है, लड़कियां लड़कियां मैथ में कमज़ोर होती हैं, लड़कियां क्या है, मैथ में कमज़ोर होती हैं। और कोई अगर लड़का पिंक पिंक कलर का वो पैंट अगर पहन ले तो क्या कहा जाता है उससे कि क्या लड़कियों जैसे रंग के कपड़े पहने हुए हैं। इसीलिए जो पिंक कलर है वो लड़कियों के लिए माना जाता है और ब्लू कलर जो है वो बॉयज़ के लिए। दो शब्द आपने सुने होंगे, एक पूर्वाग्रह, क्योंकि आपके जो सीटेट है उसमें पूर्वाग्रह और एक रूढ़िबद्धता। पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्धता आपने सुना होगा, इसमें अंतर है। वो अंतर आपको इसी वीडियो में देखने को मिलने वाला है कि पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्धता क्या है। ठीक है, अब जो हम पूर्वाग्रह पढ़ रहे हैं इसमें लड़कियों के लिए खास तौर पर पिंक रंग ही जो है वो बताया जाता है। कहा जाता है लड़कियां कमज़ोर होती हैं, लड़कियां क्या होती हैं, कमज़ोर होते हैं,
शारीरिक रूप से लड़कियां कमज़ोर होती हैं, लड़के हष्ट-पुष्ट होते हैं और लड़कियां हवाई जहाज़ नहीं उड़ा सकती हैं। या फिर आप देख सकते हैं अभी जो है वर्तमान में भी लड़कियां आईएएस हैं, एयरफोर्स में हैं, फौजी हैं। तो एक मन में जो है पहले से धारणा बनी हुई है लोगों के मन में कि जो लड़कियां हैं वो हवाई जहाज़ नहीं उड़ा सकती। हालांकि अब धीरे धीरे ये जो धारणा है वो कम हो रही है। जितनी जागरूकता होगी उतनी ही ये जो धारणा है वो कम ही होगी। हम यहाँ पर एक सिंपल तरीके से अगर बताना चाहें कि कोई भी वस्तु या फिर व्यक्ति, कोई वस्तु है, ठीक है, या फिर कोई एक व्यक्ति है, तो इनके बारे में बिना समझे, बिना कुछ समझे, बिना कुछ समझे, बिना तर्क किए, बिना मापन किए एक सही या फिर गलत धारणा अपने मन मस्तिष्क में बैठा लेना पूर्वाग्रह ही ये दर्शाता है, पूर्वाग्रह को। इतना आपको समझ में आ गया होगा। और पूर्वाग्रह यानी कि पूर्वाग्रह ज़्यादातर यह राय जो है वो नकारात्मक ही होती है। क्या होती है? ज़्यादातर नकारात्मक ही होती है। जैसा कि आप यहाँ देख भी पा रहे होंगे कि ग्रामीण के लोगों को अज्ञानी की तरह देखते हैं, जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी, सिर्फ पैसे से सरोकार रखने वाले, या फिर गांव के लोगों को अंधविश्वासी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंधविश्वासी भी कहते हैं गांव के लोगों को। तो ये सब क्या है? ये पूर्वाग्रह ही है। शहर के लोग चालाक होते हैं या फिर आलसी उन्हें बताना, तो ये एक अवधारणा जो है वो बनी हुई है। ज़्यादातर जो है गांव के लोगों को क्या कहा जाता है? अंधविश्वासी कहा जाता है, कि ये जो है वो अंधविश्वासी होते हैं। कि जाति के आधार पर पूर्वाग्रह होता है, भाषा के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर। पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्धता में अंतर जान लेते हैं। अंतर क्या होता है? क्योंकि जब रूढ़िबद्ध, ठीक है, रूढ़िबद्ध धारणा में जब सीटेट में प्रश्न पूछा जाता है तो ये दोनों ऑप्शन भी आपको मिल जाते हैं। फिर अब आप समझ नहीं पाते हैं कि आखिरकार हम किस पर टिक करें, पूर्वाग्रह पर करें या फिर रूढ़िबद्ध पर करें। रूढ़िबद्ध जो है ये व्यक्ति के बारे में एक पक्की धारणा बना लेते हैं। इसमें जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि इसमें जो है वो पूरी पक्की तरह से धारणा बनी हुई होती है कि जैसे कि हवाई जहाज़ उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती हैं, और इन धारणाओं का असर जो है हम सब पर पड़ता है। जैसे लड़के गुड़िया से नहीं खेलते हैं, कोई लड़का गुड़िया से खेल रहा है तो नहीं, लड़के गुड़िया से नहीं खेलते हैं, लड़कियां गुड़िया से खेलती हैं। या फिर लड़के जो है वो लड़कियां पैंट शर्ट नहीं पहनती हैं, क्योंकि पैंट शर्ट लड़के पहनते हैं। तो ये क्या है? रूढ़िबद्ध धारणाएं पक्की तरह से मान लिया है। आज भी घरों में लड़कियों को पैंट शर्ट नहीं पहनने देते हैं, ठीक है। तो लड़कियां अच्छी तरह से समझ रही होंगी इस बात को, पैंट शर्ट नहीं पहनती हैं। अब पूर्वाग्रह क्या है? पूर्वाग्रह ये है, अगर आपके प्रश्न आता है आपके सीटेट में, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पूर्वाग्रह यहाँ पर लिखा भी हुआ है, लेकिन इसको हम साइड रखकर बताना चाहेंगे कि कोई टीचर है, एक क्लास है ये, तो इसमें एक टीचर है और स्टूडेंट बैठे हुए हैं। अब टीचर एक सोच रहा है कि हम कुछ कंपटीशन कराएं, तो सिंगिंग कंपटीशन, टीचर जो है वो सिंगिंग कंपटीशन करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? सिंगिंग कंपटीशन करा रहे हैं। तो इसमें क्या है? वो लड़का और लड़कियों में से किसको प्राथमिकता देंगे? वो देंगे लड़कियों को। किसको? लड़कियों को प्राथमिकता देंगे। इसमें क्या होता है कि इसमें आपको भेदभाव नजर आएगा, पूर्वाग्रह में भेदभाव नजर आएगा, भेदभाव इसमें किया जाता है। और दूसरा अगर उदाहरण लें तो इसमें अगर मैच का कंपटीशन हो रहा है, मैच करा रहे हैं, क्रिकेट की कंपटीशन करा रहे हैं, तो इसमें लड़कों को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि कहते हैं कि लड़के जो हैं अच्छे जो है क्रिकेट खेलते हैं। तो ये होता है हमारा पूर्वाग्रह। इसमें भेदभाव किया जाता है और इसमें पहले से धारणा बनी होती है मन में। जान लेते हैं यहाँ पर कि ज़्यादातर ये राय जो है नकारात्मक होती हैं। पूर्वाग्रह की राय क्या होती है? नकारात्मक होती है, नेगेटिव होती हैं, ठीक है। और लोगों को आलसी या कंजूस मानना भी पूर्वाग्रह है। लोगों को आलसी मानते हैं, अपराधी मानते हैं, बेवकूफ़ ठहराते हैं। ये क्या है? पूरी पक्की तरह से एक धारणा बनाए हुए होते हैं, अपनी राय अपने अंदर समाये हुए होते हैं। देखिए यहाँ पर कि ग्रामीण लोग और शहरी लोग, आधे से ज़्यादा भारतीय गांव में रहते हैं और शहरी लोगों का जीवन बड़ा आसान होता है। यहाँ के लोग बड़े बिगड़े और आलसी होते हैं। यहाँ के लोग क्या होते हैं? शहरी के बिगड़े और आलसी होते हैं, और शहरी लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं। देखिए एक उदाहरण दूंगी आपको। अगर कोई मोटी लेडीज़ है,
ठीक है, और कोई पतली है, तो क्या होगा, इसमें ये देखा जाएगा ये कोई शहर की हो, ये शहर की है और ये गाँव की है, तो ये मोटी लेडीज़ है, तो कहा जाएगा कि ये बहुत खाती होगी, कुछ काम करती होगी, करती नहीं होगी क्योंकि शहर में रहती है, क्या काम करती होगी, भैंस होंगी नहीं। और गाँव की से अरे ये तो बहुत काम करती होंगी, खेतों में काम करती होंगी इसलिए ये पतली है। तो ये क्या है, एक धारणा बनी हुई है मन में। ठीक है, अब यहाँ पर लड़के और लड़कियों में भेदभाव, लड़के और लड़की में भेदभाव अच्छी तरह से समझ सकती हैं जो कि लड़कियां हैं। हम लड़के हैं, अरे लड़के तो ऐसे ही होते हैं, लड़कियां ऐसी होती हैं, लड़कियां वैसी होती हैं, ये क्या है, ये एक सोच बनाई हुई है। यहाँ पर ये अच्छी तरह से हम यहाँ पर इसको समझा सकते हैं आप लोगों को कि वे बहुत ही सुशील हैं। क्या है, वे बहुत ही सुशील हैं, उनका बात करने का तरीका बड़ा सौम्य और मधुर है। लड़कियां, वे शारीरिक रूप से बलिष्ठ हैं। कौन, लड़के, वे शरारती हैं। लड़के, वे नृत्य और चित्रकारी में निपुण हैं। लड़कियां, वे रोते नहीं हैं। लड़के रोते नहीं हैं क्योंकि लड़कों के अंदर तो इमोशंस होते ही नहीं है, वो क्यों रोएंगे, क्योंकि उनको सिखाया जाता है कि लड़के रोते नहीं हैं। ठीक है, वे उद्यमी हैं। लड़के, वे खेल में निपुण हैं। लड़के, वे खाना पकाने में निपुण हैं। लड़कियां, वे भावुक हैं। लड़कियां, ये क्या है, धारणा बनी हुई है। अब यहाँ पर लोग तरह तरह की बातें करते हैं और तुम दूसरों से कितनी अलग दिखती हो और क्या उसका दिमाग सही है। कोई मोटी लड़की हो या कोई पतली लड़की हो तो उसको ऐसा फील कराया जाता है कि तुम अच्छी नहीं दिख रही हो, तुम ऐसी ऐसी लगती हो, वैसी लगती हो, कम खाया करो। ये सब क्या है, उसको मानसिक रूप से उसके लिए तनाव दिया जाता है यहाँ पर। जैसे कि आप यहाँ देख भी पा रहे होंगे, वे रोते नहीं हैं, तो आप देखेंगे कि यह गुण आमतौर पर लड़कों या फिर पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है। तो माता पिता एवं परिवार के अन्य यदि लड़का रोता है या चोट लग जाती है, गिर जाता है, तो रो मत, तुम तो लड़के हो, लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वे यह विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए भी तो वह अपने आप को रोक लेता है। लड़का यह मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है। हालांकि लड़कों और लड़कियों दोनों का कभी कभी रोने का मन करता है, खासतौर पर जब उन्हें गुस्सा आए या फिर दर्द हो। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं, अपने आप को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। हाँ, वे कोमल होती हैं, मधुर स्वभाव की होती हैं, मैंने आपको ये बता दिया है। बेसिकली आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि रूढ़िबद्ध धारणा क्या होती है, भेदभाव क्या होता है, विविधता क्या होता है। और विविधता में एक ये बात याद रखना आप लोग की गरीबी, गरीबी, अमीरी और जाति व्यवस्था, जाति व्यवस्था ये क्या है, ये जो है भेद, ये विविधता नहीं है, ये क्या है, असमानता है। असमानता है, क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है आपको। इसके बाद जो है कम से कम उसमें 50 प्रश्न होंगे जो कि सीटेट में पूछे भी गए हैं, उसे जरूर देख लीजिएगा। इन्हीं चैप्टर, 2 चैप्टर से लिए गए हैं। ठीक, अब रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना। यहाँ पर लड़के ऐसे होते हैं, आपको बता चुके हैं पहले ही। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि रूढ़िबद्ध धारणा बनाना, जब हम सभी लोगों को एक छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, क्या कहता है, पक्की धारणा बना लेते हैं, तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या फिर बेवकूफ़ ठहराते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिल ही जाते हैं। ठीक है, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं, पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है, यानी कि गलत है। और इसलिए इस प्रकार की धारणा हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती हैं। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण, क्षमताएं हैं जो दूसरों से अलग हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। जैसे माना जाता है कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती हैं। तो मैंने आपको ये बता दिया है, आप इसे अच्छे से पढ़ लेना। एक ये आप यहाँ देख सकते हैं, और इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जीवन की एक बात यहाँ पर बताई गई है, जो कि आप उससे अपरिचित हो सकते हैं या होंगे अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो। ये यहाँ पर मुस्लिम लड़कियाँ हैं, ये बताया जा रहा है गरीबी के कारण जो है नहीं पढ़ाते थे। यहाँ पर एक कारण भी दिया गया है कुछ मुसलमानों के बारे में। यह आम रूढ़िबद्ध धारणा है कि वे लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते हैं, इसलिए उन्हें स्कूल नहीं भेजे, जबकि अध्ययन यह दिखा रहे हैं कि मुसलमानों की गरीबी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। वो भेजते, लेकिन क्या है, गरीबी इसका एक
कारण है महत्वपूर्ण गरीबी की वजह से ही वे लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पाते या स्कूल से जल्दी निकाल लेते हैं। जहाँ पर भी गरीबों तक शिक्षा पहुँचाने के प्रयास किए गए हैं, वहाँ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपनी लड़कियों को स्कूल में भेजने की रुचि दिखाई है। आईएएस आपने बहुत मुस्लिमों को देखा होगा, लड़कियों को भी, ठीक है। एंड उदाहरण के तौर पर केरल में स्कूल प्रायः घर के पास हैं। सरकारी बस की सुविधा बहुत अच्छी है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों को स्कूल पहुंचने में मदद मिलती है। उनमें से 60% से ज़्यादा महिला शिक्षक हैं। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है क्या है, ये जो है गरीबी का कारण है। दूसरे राज्यों में जहाँ पर ऐसे प्रयास नहीं किए गए, वहाँ पर जो है जो गरीब परिवारों के बच्चे हैं उनको स्कूल जाने में मुश्किल आती है, चाहे वे मुसलमान हो, जनजातियाँ हों, अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, या फिर मुसलमान लड़कियों की स्कूल से गैर हाजिरी का कारण धर्म नहीं गरीबी है, धर्म नहीं है, गरीबी है, ठीक है। असमानता एवं भेदभाव, असमानता एवं भेदभाव क्या होता है? असमानता ये होती है कि कोई गरीब है, अमीर है, या फिर जाति व्यवस्था। भेदभाव होता है कि आप उसी तौर पर फिर जो है भेदभाव कर रहे हैं। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यक्ति पर व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, आपने देखा होगा पहले मंदिरों में नहीं जाने देते थे, ठीक है। ये जो आरक्षण दिया जाता है, इसके बारे में लोगों की अपनी अपनी राय है कि आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। देखिए, आपने समावेशी शिक्षा में पढ़ा होगा या आपने कहीं भी पढ़ा होगा समानता और समता के बारे में। समानता और समता, समता, आप सबसे ज़्यादा महत्व जो देंगे वो इक्विटी को देंगे, ना कि वो समानता को देंगे। अगर कोई बच्चा समानता कहीं तौर तक जो है वो सही नहीं रहेगी समता के सामने। अगर कोई बच्चा, एक टीचर है, उस फील्ड में मैच हो रहा है और टीचर दिखाना चाहता है बच्चों को ये दीवार है, लेकिन बच्चे इस दीवार तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो इसमें क्या है कि ये बच्चा जो है छोटा है, ये बच्चा लंबा है, ये टीचर आराम से देख पा रहे हैं, टीचर आराम से इसको देख पा रहे हैं, लेकिन एक बच्चा यहाँ पर ये इतना सा है। तो ये टीचर जो है सबको स्टूल दिए गए हैं, ठीक है, सबको स्टूल दिए जाएंगे एक एक, तो वो सब चढ़ जाए, सबको दिख जाएगा, इधर से सबको दिख जाएगा, इधर से दिख जाएगा। लेकिन ये जो ज़्यादा छोटा है तो इसको एक स्टूल तो दिया जाएगा और टीचर भी अपना एक स्टूल इसको दे देगा। तो ये क्या होता है? समता। तो आप लोगों की राय अपने अलग है, जो कि धारणा एक बनी हुई है यहाँ पर दिखाने के लिए। अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों, ये हमने यहाँ पर कर लिया है, या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते हैं, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते हैं, और दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीते हैं, इसका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। आप याद करें कि पिछले पाठ में समीर एक और समीर दो, हमने समीर एक और समीर दो की कहानी पढ़ी है, आपने नहीं देखी तो देख सकते हैं, ठीक है। समीर दो एक दूसरे से बहुत भिन्न थे, एक गरीब था, एक अमीर था, एक हिंदू था, एक मुस्लिम था, धर्म दोनों के अलग अलग थे। यह विविधता का एक पहलू है। क्या है? धर्म की बात हो रही है यहाँ पर, जाति की बात नहीं हो रही है। धर्म दोनों के अलग अलग थे, और यह भेदभाव का कारण भी बन सकता तब, ऐसा तब होता जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं और रीति रिवाजों को निम्न कोटि का मानते। दोनों समीरों में से एक और अंतर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि था, क्योंकि एक क्या था, एक गरीब था, एक अमीर था। लेकिन गरीबी और अमीरी तो विविधता का पहलू नहीं है, ये असमानता का पहलू है। बहुत लोगों के पास खाने, कपड़े और घर की मूल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते हैं। इस कारण दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है, हॉस्पिटलों में उनके साथ भेदभाव किया जाता है, ठीक है। और कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक गरीब इंसान है, ठीक है, और एक अमीर इंसान है, ठीक है। पुलिस स्टेशन में इसकी कोई सुनेगा नहीं, और ये जो अमीर है इसकी सब सुनेंगे। अगर ये रिश्वत भी दे देगा सब चल जाएगा। तो क्या होता है? भेदभाव होता है गरीबी और अमीरी के चलते भी।
जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता है। ऊपर से यदि वे गरीब हैं, उनके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साधन नहीं हैं, तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। अगर कोई गरीब इंसान, बहुत ज़्यादा गरीब इंसान है, बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ पर मॉलों में उनको घुसने नहीं देते हैं, जाने नहीं देते हैं, उनको रेस्टोरेंट में घुसने नहीं देंगे क्योंकि वो गरीब है, वो क्या खरीद पाएगा? तो ये क्या है? ये उसके साथ एक भेदभाव होता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोगों, धार्मिक समूहों और खास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। आप जाति से भी ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना भेदभाव हुआ है, होता चला आ रहा है। यहाँ पर एक दलित, यहाँ पर इसकी बात करेंगे अभी। पहले इसको पढ़ लेते हैं कि भेदभाव का सामना करने पर अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं, जैसे कि पढ़ाना, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना और या फिर बढ़ई, खेती, बुनाई। लेकिन कुछ कामों को दूसरे कामों के मुकाबले जो है वो अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों को समाज में कम महत्व माना जाता है। बिल्कुल, अगर आप जो हैं एक एक ऊंची पोस्ट पर इंसान है, एक सफाई कर्मी है, सबसे ज़्यादा आप महत्व देंगे इस ऊंची पोस्ट वाले को। ये क्या है? ये इसके साथ भेदभाव है, इसके साथ भेदभाव है। ठीक है, इसलिए जो लोग इन कामों को करते हैं उनको गंदा और अपवित्र माना जाता है। यह जाति व्यवस्था का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है। किसका है? ये जाति व्यवस्था का महत्वपूर्ण पहलू है। जाति व्यवस्था में लोगों के समूहों को एक तरह की सीढ़ी के रूप में रखा गया है। देखिए सीटेट में भी ये पूछा गया है प्रश्न कि पदानुक्रमित श्रेणी में रखा जाता है कौन? विविधता का इसमें से ऑप्शन नहीं है, यानी कि विविधता का रूप नहीं है, तो ये आपका विविधता का रूप नहीं है। ठीक है, जिसमें एक जाति दूसरी जाति के ऊपर या नीचे होती है। जिन्होंने अपने आप को इस सीढ़ी में सबसे ऊपर रखा है, उन्होंने अपने को ऊंची जाति और उत्कृष्ट कहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। आपके दोस्त या आपकी कोई सहेलियां, आपने ये सब होता हुआ देखा है। ठीक है, जाति के आधार पर कक्षा में किसी बच्चे को दूसरे बच्चों से अलग बैठाना भेदभाव का रूप है। किसका है? भेदभाव का रूप है, जाति के आधार पर। ठीक है, जाति प्रथा के नियम एकदम निश्चित थे। इन अछूतों को दिए गए काम के अलावा और कोई काम करने की इजाज़त नहीं थी। उदाहरणों के लिए कुछ समूहों को सिर्फ कचरा उठाने और मरे हुए जानवरों को गांव से हटाने की इजाज़त थी। उन्हें ऊंची जाति के लोगों के घर में घुसने, गांव से कुएं से पानी लेने और यहाँ तक कि मंदिरों में घुसने की भी इजाज़त नहीं थी। उनके बच्चे दूसरी जाति के बच्चों के साथ स्कूल में बैठ नहीं सकते थे। इस तरह ऊंची जाति के लोगों को अधिकार हासिल था, उससे उन्होंने यथाकथित अछूतों को वंचित रखा। आज भी लोग बहुत आसानी से बोल देते हैं कि आरक्षण इन्हें क्यों दिया जा रहा है। आरक्षण पर मुद्दा उठाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अगले पृष्ठ पर हम यह देखेंगे कि कैसे भारत की एक मशहूर हस्ती को भेदभाव का सामना करना पड़ा था। यह भाग हमें यह समझने में मदद करेगा कि कैसे जाति के तहत बहुत बड़ी संख्या के लोग भेदभाव के शिकार हुए। भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभवों के बारे में लिखा। यह अनुभव 1901 में हुआ था, जब केवल 9 साल के थे। वे महाराष्ट्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के पिता यानी कि एवं दलित के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका महार जाति में जन्म हुआ था जो अछूत मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास जमीन नहीं थी और उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था, गांव के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाएं। दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए जो कई प्रयास किए जा रहे थे और उनका अंबेडकर ने नेतृत्व किया। उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी
जो सबको सम्मान की निगाह से देखें। जीवन में आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिसमें सबकी इज्जत हो, ना कि कुछ ही लोगों की। देखिए, कोरेगांव में ये कहानी है, बिल्कुल सत्यता पर आधारित। कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। बड़ी देर हमने इंतजार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गए। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे, जो हमने दिखा दिए। उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हुए थे। हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना था। हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुंच पाया था और हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुंचते हैं। यानी कि अगर बताना चाहें तो पहले ये जो है समझ रहा था कि ये तो कोई ब्राह्मण के बच्चे हैं, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। जैसे ही इसको पता चला कि ये महार है और अछूत माना जाता था, तो ये भौचक्का रह गया। आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर फिर लौट कर आए तो पूछा कि हम यहाँ क्या करने की सोच रहे हैं। तो हमने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरेगांव जा सकते थे। अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं हो तो हम फ़ौरन निकलना चाहते हैं। वहाँ किराए पर कई बैलगाड़ियाँ चल रही थी, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जवाब दिया था कि हम महार हैं। उसका पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। हम दुगना किराया देने को तैयार थे, पर हमें एहसास हुआ कि बात पैसे से नहीं बन सकती थी। स्टेशन मास्टर, जो हमारे लिए गाड़ीवानों से मोल तोल कर रहे थे, चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। कल्पना करके देखिए कि यह कितना मुश्किल होगा अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने ना दिया जाए। यह कितना अपमानजनक और दुखदाई होगा अगर लोग आपसे दूर दूर रहें, आपको छूने से मना करें। और यह छोटी सी घटना दिखाती है कि कैसे गाड़ी से एक से दूसरी जगह जाने की साधारण काम की सुविधा भी इन बच्चों के पास नहीं थी, जबकि वे पैसा दे सकते थे। और स्टेशन के सभी गाड़ीवानों ने बच्चों को ले जाने से मना कर दिया। उन्होंने बच्चों के साथ भेदभाव भरा व्यवहार किया। इस कहानी से यह बिल्कुल साफ है कि जाति पर आधारित भेदभाव न केवल दलितों को कई गतिविधियों से वंचित रखता है, बल्कि वह उन्हें आदर और सम्मान भी नहीं मिलने देता जो दूसरों को मिलता है। समानता के लिए संघर्ष। ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था, उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। दलितों, औरतों, जनजातीय लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। जैसे कि पहले भी बात हुई है, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है, वैसे ही उन्हें भी अधिकार मिले। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। ये देखिए यहाँ पर अपने अधिकारों की मांग करती हुई महिलाएं। 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ और एक राष्ट्र बना, तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों ने उसके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया है। कई नेता इन लड़ाइयों के हिस्सा भी थे, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसलिए नेताओं ने संविधान में एक ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत के सभी लोगों को बराबर माना जाए। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया है, जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है। अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को भी अपराध की तरह देखा जाता है। अस्पृश्यता का अंत आपने देखा होगा, अनुच्छेद 17। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई है। इन सब के अलावा संविधान ने सरकार
पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली थी कि वह गरीबों और मुख्य धारा से अलग थलग पड़ गए समुदाय को इस समानता के अधिकार के फायदा दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए गए। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि भारत का संविधान लिखने वाली समिति के कुछ सदस्य हैं। ये सदस्य हैं, ठीक है। और संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना है तो उसे मूल्यवान समझना, उसे मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मनाने, अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म, त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ये आप लोग जानते हैं। और संविधान का पहला पृष्ठ जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि सभी भारतीयों को सम्मान, प्रतिष्ठा और सम्मान के अवसर प्राप्त हैं। चैप्टर आपने देख लिया होगा जो आपको समझाया है। एंड यहाँ पर कुछ ये नोट्स हैं इसी चैप्टर के, तो आप देख पा रहे होंगे। अब इनको बताने से क्या फ़ायदा, क्योंकि पूरा चैप्टर हम करा चुके हैं। भारत विविधताओं से भरा देश है। 8 धर्म बताए थे और 1600 भाषाएं हैं और 100 से अधिक जो है नृत्य। पूर्वाग्रह के बारे में आपको बता चुके हैं, तो आप यहाँ से जो है लिख सकते हैं कि जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं तो वह पूर्वाग्रह कहलाता है। ज़्यादातर राय जो है नकारात्मक होती हैं। हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। लोगों के धर्म, चमड़ी का रंग, क्षेत्र, बोलने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका। हमारे समाज में लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाता है। लड़कियां ये सब बखूबी अच्छी तरह से जानती हैं, ठीक है। रूढ़िबद्ध धारणाएं और आपको पूर्वाग्रह में मैंने अंतर बता दिया है। चैप्टर में आप लोग देख सकते हैं। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं और एक पक्की धारणा बना लेते हैं और हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के कारण लोगों को गलत समझ लेते हैं। मुस्लिम समुदाय के बारे में यह धारणा है कि वह लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते हैं, जबकि अध्ययन दिखाता है कि गरीबी के कारण ऐसा होता है, ठीक है। असमानता और भेदभाव भी बता चुके हैं। असमानता और भेदभाव, जब हम पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं तब भेदभाव पैदा होता है। असमानता से भी भेदभाव पैदा होता है, ठीक है। भेदभाव किसी गतिविधि में भाग लेने से रोकना, ये भेदभाव होता है। और असमानता, आर्थिक पृष्ठभूमि कमज़ोर होना, ये असमानता है। इसमें गरीबी और अमीरी और जाति व्यवस्था। दलित का अर्थ है दबाया गया। दलित का अर्थ क्या है? दबाया गया। और दलित के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक भेदभाव और पूर्वाग्रहों ने दलितों को दबाकर रखा था। ये दलित ही समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो गया है। और भेदभाव का सामना करने पर जाति व्यवस्था एक प्रकार की सीढ़ी का रूप है। ये एक प्रश्न पूछा गया है। मैं जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी उसमें सभी इन 2 चैप्टर से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सीटेट में, वो सभी मैं आपको कराऊंगी। एंड सीढ़ी में ऊपर ऊंची जाति और उत्कृष्ट और नीचे अछूत या फिर अयोग्य। आपने देखा होगा UR, OBC और SC, ST, ये एक सीढ़ी की तरह जो है वो बना दिया है। और भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 9 वर्ष की उम्र में, ये हमने इनके बारे में चैप्टर में बता दिया है। आप यहाँ पर इसको पढ़कर भी नोट कर सकते हैं। समानता के लिए संघर्ष, देखिए जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं उन्होंने आगे चलकर जो है बौद्ध धर्म अपनाया, ठीक है। एंड समानता के लिए संघर्ष, आज़ादी के लिए किए गए संघर्ष में समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। दलितों, औरतों, जनजातीय लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई भी लड़ी। संविधान के अनुसार आज प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार, सम्मान प्राप्त है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को भी अपराध की तरह देखा जाता है और कानूनी रूप से इसे समाप्त कर दिया गया है आर्टिकल 17, ठीक है। और यहाँ पर संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली थी कि वह गरीबों और मुख्यधारा से अलग थलग पड़ गए समुदायों को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलाने के लिए विशेष कदम उठाएं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। समानता वह मूल्य है
जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। तो चैप्टर हमारा समाप्त हो गया है। अगली जो वीडियो आएगी, 2 हमारे चैप्टर हो चुके हैं। इन्हीं 2 चैप्टर से जो महत्वपूर्ण प्रश्न सीटेट में पूछे गए हैं वही आपको कराएंगे। इसलिए अगर ये 2 वीडियो आपने नहीं देखी हैं तो इन्हें भी देख लीजिए और वो प्रश्न को आप आसानी से कर सकेंगे इन 2 वीडियो देखने के बाद में।